गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आज हम लाए हैं आपके लिए पार्ट 4 साइंस का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए हम पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न। ये है आपका पार्ट 4 और यहाँ पे विज्ञान अध्याय 10 है और पढ़ाने वाले आप लोग जानते हैं भाई सिद्धू सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि जो इसमें बात होगी गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर व फोकस दूरी एफ है। तो इसमें देखिए हम क्या करें कि आज सूत्र पर ध्यान देंगे और आंकिक प्रश्नों पर। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम लोग अवतल दर्पण बनाते थे। देखिए इसको लेप लगा दिए और यहां से एक दूरी आई, इसको वक्रता केंद्र, इसको फोकस दूरी सॉरी कैपिटल में रहेगी और यहाँ पे P। बात समझ रहे हैं? देखिए अब होता क्या है कि इसमें जो हमारी अगर हम इस दूरी की बात करेंगे यहां से यहां तक की पूरी दूरी की, ठीक है, तो पूरी दूरी को बोलेंगे क्या कि ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या वस्तु है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? वस्तु एक, इसको क्या बोला जाएगा? U। ध्रुव से वस्तु की दूरी को। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब इसका, अब हम ये नहीं समझाने वाले हैं आप लोगों के लिए कि प्रकाश किरण कहां से जाएगी, आप लोग समझ गए हैं। जब भी जाएगी मान लीजिए यहां से जा रही किरण यहां से लौट आ रही है तो इसका प्रतिबिंब यहां तक ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा समझ लेगा वो कर लेगा पूरा न्यूमेरिकल। तो यहां से जो यहां तक की दूरी होगी प्रतिबिंब से वस्तु की जो दूरी होगी इसको बोला जाएगा भी। क्या बोला जाएगा? तो आप लोग ये मत बेटा भूलिएगा। देखिए ध्रुव ये है आपका, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी? U। क्या कहलाएगी? U। और अगर हम बात करेंगे कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे? भी। और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल f में लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जब फोकस दूरी बराबर क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा। तो सिंपल है कि ये फोकस दूरी बराबर क्या होगा? यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का क्या होगा? आधा। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? R। क्या मान लेंगे बेटा? R मान लीजिए कैपिटल R। अब बात क्या है कि जब ये आधा होगी तो ये यहां से यहां तक पूरा होगी। ठीक, अब देखिए है क्या कि देखिए फोकस दूरी बराबर होता क्या है? मैं बताया आपको वक्रता त्रिज्या का आधा मतलब C/2। ठीक, कोई दिक्कत? उसी को मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं R/2 में। ठीक, आगे देखिए F बराबर कैपिटल R²/2 या कैपिटल R बराबर इसको क्या करेंगे? इसमें कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ में आई होगी? बात समझ में आई होगी? तो ये क्या हो गया आपका? कैपिटल R बराबर 2F। कैपिटल R बराबर क्या हो गया? 2F। देखिए यहाँ पे R है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2R क्या हो जाएगा? 2F। ठीक है, फोकस दूरी का दूना हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर सूत्र की, जो कि मेन फोकस है सूत्र पर कि सूत्र है क्या। देखिए ध्यान से, सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको मैं अभी बताया U क्या है, मैं आपको अभी बताया V क्या है, और फोकस दूरी आप लोग जानते हैं। ठीक, फोकस यहां से चलता है ऐसे आके ऐसे निकल जाता है, तो फोकस दूरी होगी। अब फोकस दूरी तो यह प्रदर्शित कर ही रहा है। दूसरा चीज है कि ये जो U है आपका ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु है हमारे यहाँ, ध्रुव से वो पूरी दूरी हो गई, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो प्रतिबिंब बनेगा उसका यहाँ से यहाँ तक होगी। इट इज क्लियर? बोलो क्लियर। ठीक है, आगे देखो। अब जो अगला है गोली दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के बिना हमारा ये जो दर्पण सूत्र है ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए कि आपतित किरण सदैव बाईं ओर से जाती है। आप लोगों को पता है बेटा कि यहां से मैं बताया था कि ऐसे बताया था, और यहां से ये आपतित किरण है और यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती परावर्तित किरण, और ये अभिलंब था। ये अभिलंब था
ये आपतित किरण था, ये आपतित किरण था, और ये क्या था, परावर्तित किरण। ये तो क्लियर है। तो यहां से देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि यहां एक मान लीजिए इसी पर हम आधारित डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, यही मान लीजिए चित्र है, बस बीच में मैं क्या किया हूं, इसको समझाने के लिए धनात्मक ऋणात्मक बना दिया हूं। देखिए क्या है कि ये मुख्य अक्ष है और इसके बाईं ओर जो चलेगा वो ऋणात्मक होगा, और दाईं ओर, यहां देखिए दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। बात समझ रहे हैं, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। मुख्य अक्ष इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक, और इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बात समझ में आ गई होगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। समझ में बात आ रही होगी। अब देखिए यहां चलते हैं, वही चीज हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती है। सही बात है। बायां हाथ देखिए, बायां हाथ मैं बताया कि अभी आ रही थी आपतित किरण। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई जो दूरी होगी ये ऋणात्मक होगी। दर्पण है, इसके ध्रुव से जब बाईं ओर दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक होगी, और दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। दाईं ओर जब हम नापे हैं तो कौन सी है दूरी, धनात्मक है। तो इसको देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव के ऊपर, चौथी पॉइंट, दर्पण के ध्रुव के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होगी। और यहां पे दर्पण के ध्रुव के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि हम आपको यहाँ पे देखिए कौन सा दर्पण है ये बेटा, प्रहलाद, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये उत्तल। समझ रहे हैं, बार बार तो हम बताएंगे नहीं कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखिए ये वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी, और पी को जानते ही हैं आप लोग, यहाँ पर भी। अब देखिए इसको समझाने का मेन हमारा ये था कि जब वस्तु की दूरी होगी, यहाँ पे क्या होगा, कोई वस्तु होगी तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जब अवतल दर्पण में होगा तो माइनस में होगा, और उत्तल में होगा तो भी माइनस में होगा। बात समझ रहे हो, उत्तल में होगा यहाँ से यहाँ तो भी क्या होगा, माइनस में होगा वस्तु की दूरी। फोकस दूरी किसमें होगी, अवतल में प्लस में होगी और उत्तल में माइनस में होगी। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब बनेगा, यहां बन रहा था प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए इधर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा और आभासी होगा। हमेशा क्या होगा, आभासी। और लेकिन उत्तल में क्या होगा, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। जब प्लस में होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और माइनस में होगा तो आभासी प्रतिबिंब। ये चीजें देखिए आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। अगर भूले तो न्यूमेरिकल में भूले, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखिए वस्तु की लंबाई जो है ओ मान लेंगे, और ये हमेशा धनात्मक होगी। वस्तु की लंबाई किसमें होगी, धनात्मक में, और प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी आई मानेंगे, और आई हमेशा क्या होता है, सीधा धनात्मक, और उल्टा ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको ये डायग्राम बनाया था, और यहाँ पे ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, और ये क्या था,
धनात्मक और इधर क्या था, ऋणात्मक। ठीक है, दाएं क्या था, ऋणात्मक, बाएं धनात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। तो वही चीज है कि आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। बात समझ में आ गई होगी, नोट कीजिए। देखिए पहला है, इस सेशन का पहला अंकिक न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे बड़ी बात की, अगर गोली दर्पण है तो यहाँ पे मैं बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो है r बराबर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर दिया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपने लाइफ में पूरी, कि अगर क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उत्तर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन किलोमीटर में दिया है तो क्वेश्चन का उत्तर किलोमीटर में, क्वेश्चन मीटर में दिया है तो मीटर में आना चाहिए। ज्यादातर आपको मिलेंगे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो फोकस दूरी में तो किलोमीटर तक कोई दिखते नहीं है वस्तु, तो स्वाभाविक है कि हमको या तो मीटर में मिलेगी या तो सेंटीमीटर। देखिए अब मैं आपको फोकस दूरी का सूत्र लिखवाया था, F बराबर r/2, यही लिखवाया था ना। r की वैल्यू आपको पता है कितना है, 20 है, 20/2, 2 दहा में 20, फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर में पूछा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। मजा आया? पहला न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट 2027 एग्जाम यूपी बोर्ड 10th। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर, यही ना जी। अब ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर क्या बताए, r/2, तो 32/2, 2 कटेगा 16, फोकस दूरी बराबर क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं यहां पे उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं, अगर अवतल की बात करूंगा तो क्या उत्तर आएगा? मान लीजिए कि मैं यहीं पे तीसरा क्वेश्चन भी बना दे रहा हूं, क्वेश्चन सेम रहेगा, तीसरा क्वेश्चन, बस यहाँ पे उत्तल दर्पण की जगह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तब बताओ परिस्थिति क्या बनेगी, ऐसे केसेस में परिस्थिति क्या बनेगी? मैं बताया हूं अभी प्रतिबिंब पर, मैं बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि अवतल में जो होता है, अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस, यही ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू जो होगी -32 हो जाएगी, तो F बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो r का मान कितना है, -32, 32/2, 2 16 कटेगा, तो इसका फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। ये आपकी तीसरी सवाल हो गई, तीसरी सवाल का सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों को आप दूसरा तीसरा दोनों छाप लीजिए। चलिए देखिए, चौथा हमारा अंकित प्रश्न का क्वेश्चन है दर्पण पर आधारित, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए है क्या कि चौथा है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, बड़ा आवर्धित मतलब क्या है कि बड़ा है, यम है, प्रदर्शित कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, इसको पढ़ना है। तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे, कोई अवतल दर्पण है तो उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी मतलब क्या हो गया, u कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। u कितना है, 10 सेंटीमीटर, और इसका गुना कर रहा है आवर्धन। तो आवर्धन का मैं बताया था आपको, इसे प्रदर्शित करते हैं यम से, किससे, यम से, और इसका जो वैल्यू होगा 3 गुना हो रहा है। तो अगर बात की जा रही है अवतल दर्पण की, तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में, और उत्तल रहता तो प्लस में। तो यहाँ पे क्या कर दिया हम, माइनस में।
अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो हम सीधी बात करेंगे। अगर यम क्या होगा, यम आवर्धन कब होता है, जब उत्तल होता है प्लस होता है और ये होता है तो माइनस होता है। इसको आप लोग जानते रहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सूत्र क्या होता है अभी लिखवाए हैं, यम बराबर क्या लिखवाए बताइए, माइनस भी अपान यू। माइनस भी का मान क्या है, माइनस भी का मान क्या है हमको पता नहीं है, आवर्धन पता है -3 और -3 माइनस भी अपान यू का मान -10, यही ना है जी। तो जब यही है तो बात अगर करेंगे तो ये देखिए इधर क्या हो जाएगा, 10 टाइम 30 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 30 माइनस भी बराबर 30 माइनस भी बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं भी बराबर -30। कोई दिक्कत, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, एक ऑटोमोबाइल है उसके पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, आप लोग नाई की दुकान में जाते हैं या मान लीजिए पुट्टी पेंट कराने जाते हैं तो वहां पे देखते होंगे जो उत्तल लेंस लगा होता है, पीछे का बाल भी हमारा दिखता है, पूरा सर कई लेयर में लगा देते हैं सब, पीछे का भी सर दिखता है कि नहीं दिखता है। तो हम आगे की तरफ देखते हैं तो पीछे का कैसे दिखता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, वक्रता त्रिज्या कल में पढ़ाया था, ठीक 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, बस जो है उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित, बात समझ रहे हैं। अगर समतल दर्पण लगा दोगे तो लड़ जाओगे, इसीलिए लोग लगाते हैं। कार में भी जो शीशा लगता है पीछे देखने वाला वो उत्तल ही होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन सब पूछते हैं। तो 5 मीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब स्थिति भी बतानी है, प्रकृति भी बतानी है कि कितनी दूर है, और साइज कितनी है वो भी बतानी है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, ये ऑटोमोबाइल में दिया है क्या, कैपिटल आर बराबर कितना 3 मीटर दिया है वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, तो आर बराबर मैं सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अच्छा, और ये दूरी, इस दर्पण की दूरी कितना दिया है, u बराबर 5, u बराबर 5 मीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए हम u वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं, अवतल इसमें रहता है तो प्लस में हो जाता है दूरी, ठीक है। ये तो कल ही बताए थे हम, सॉरी पीछे बताए थे। तो r बराबर 3 मीटर मिल गया, u बराबर -5 मीटर। अब मैं f बराबर क्या बताया था आपको, r अपान 2, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है 3 और बटा 2 मीटर, f का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब देखिए क्या करेंगे कि इस दर्पण से ऑटोमोबाइल पीछे दृश्य देखने पर प्रयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो उत्तल दर्पण का जो दर्पण सूत्र होगा, दर्पण सूत्र, कल दर्पण सूत्र भी हम बताए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही ना बताया था जी। देखिए ये 1 है और f का वैल्यू दिया कितना 3/2, 3 और इधर बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है 1/-5, ठीक है। अब ये ऊपर 1 है और भिन्न है, नीचे 3/2 है, तो इसको क्या करेंगे, अगर बेटा ऊपर 1 है 3/2, ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, 1 गुणे 2/3 कर दिया जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा। देखिए ये पलट जाएगा, गुणा होगा तो भाग है, गुणा होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 आंसर आया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं 2/, अब कैसे आया आप लोग देख ही लिए हैं, तो ये क्या हुआ 2/3
बराबर 1/v + 1/-5। अब देखिए पक्षांतर करिए, चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ। इधर 2/3 है और इसको लाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/v 1/। अब देखिए 5 3 का लसा क्या होगा, 15, 3 5 15, 5 दूना 10, 5 tan 15, 3 एकम 3 बराबर 1/v के, मतलब 13/15 बराबर 1/v के। 13 सही है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 13 भी बराबर क्या हो जाएगा 15 के, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 15/13 के। जब आप इसमें भागा दोगे तो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 2 बचा, इसी तरह चला जाएगा, आप इसको बढ़ा के लिख दीजिएगा मीटर, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, देखिए पहला पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो बेटा कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है दर्पण से स्थिति, दर्पण से 1.15 मीटर दूरी पर है। बात कुछ समझ में आ रही है। अब क्या पूछा है, प्रकृति पूछा है, तो प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति मैं बताया कि प्रकृति उत्तल लेंस में जब 1.15 मीटर की दूरी पर होगी तो ये आभासी होगी, आभासी होती है और सीधा होती है, आभासी, थोड़ा सा घर पे जाके रटिए, सीधा होगी, क्योंकि प्रश्न इसी देगा। देखिए ये 2022 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, कोरोना वाले में भी पूछा था, कोरोना वाले में नंबर ऐसे मिल गया, तो 24 में भी पूछा है और 25 में भी पूछा है, तो अब हमें उम्मीद है कि 26 में भी पूछेगा, 26 27 में, तो सोचिए कि 27 में भी पूछेगा। हो सकता है अंक चेंज कर ले, 5 की जगह 10 कर ले, 3 की जगह 5 कर ले, बस यही, लेकिन पूछेगा जरूर। अब जान लीजिए ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आज नंबर आप अपना गवा दिए, और आज इसको अगर ध्यान से पढ़ लिए तो आप हमेशा के लिए क्या हो गए, तो 5 नंबर अपना सेव कर लिए। तो प्रकृति क्या होगी, आभासी व सीधा होगी। टीचर छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्नों को, मैं विश्वास दिलाता हूं, कहीं भी पढ़ेंगे तो होगा क्या कि टीचर इस चीज को छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करिए कि उस चीज को पढ़िए। देखिए प्रकृति क्या है, आभासी सीधा है, और कुछ पूछा है, साइज पूछा है, तो साइज जब पूछेगा तो साइज मतलब बड़ा साइज, आवर्धन की बात होगी, जब आवर्धन की बात होगी तो यम बराबर क्या हो जाएगा, -v/u, आवर्धन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, -v/u। अगर जब -v/u हो जाएगा तो यम बराबर -v का वैल्यू कितना था, 1.15 अपन क्या हो जाएगा u का -5, तो माइनस माइनस कट गया, 5 3, सॉरी 5 दूना 10, 5 3 2.3, तो जो आवर्धन होगा ये कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे ना जी, कि सही है, 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, 2 अंक पे दशमलव, तो आपका यम का मान कितना आ गया, यम का मान 0.23 मीटर, बात समझ रहे हैं, 0.23 मीटर, तो साइज कितनी हो गई, 0.23 मीटर की, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए छठवां नंबर है, 1.15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से। देखिए अवतल दर्पण है, 15 सेंटीमीटर का है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है, -v/u,
और इसमें क्या है कि आपका u का मान जो दिया है कितना दिया है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, आवर्धन क्षमता कितनी है 5 गुना बड़ा है, ठीक 5 गुना बड़ा है। तो देखिए यम बराबर क्या होता है माइनस वी बाई यू, तो यम का मान 5 है बराबर माइनस वी बाई यू के, और अगर हम यू 5 यू हो जाएगा और माइनस वी, तो इसको लिख सकते हैं कि वी बराबर माइनस 5 यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अच्छा इसमें एक चीज ये भी है कि अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, एक वस्तु रखी जाए कि उसका गुना 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बने, तो ये दर्पण की बात की जा रही है, और दर्पण में हमेशा जो आवर्धन क्षमता होगी ये माइनस में होती है, ठीक है, अवतल दर्पण में, तो ये भी क्या होगा -5, तो ये माइनस, समझ रहे हैं बात को, और ये माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा यहाँ पे प्लस, तो भी का मान क्या आ गया 5, यहीं पे हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत रह रहा था, क्योंकि देखिए आवर्धन जब अवतल लेंस में अवतल दर्पण में होगा तो क्या होगा माइनस में होगा, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, और यही आवर्धन जब उत्तल दर्पण में होता तो प्लस में रहता, ठीक है, आभासी होता सीधा होता। आइए यहाँ पे देखिए v बराबर हमको मान मिल गया, अब क्या होता है फोकस दूरी बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इसका मान हम लोग कितना निकाले 1/f का मान कितना दिया 1/15, 1/15, और ये जो फोकस दूरी भी होगी ये भी माइनस में होगी अवतल दर्पण में, ठीक है, तो ये हम माइनस लिख दीजिए, बराबर 1/v का वैल्यू कितना आया 5u, और u का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है, यही ना जी। अगर बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा लसर लीजिए तो कितना बचेगा, देखिए लसर ले लीजिए 5u होगा, 1 प्लस यहाँ u में करेंगे भाग देंगे तो 5u जाएगा, 5u, तो 5u कितना हो गया, अच्छा ये 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 बचेगा, u से u तो कट ही जाएगा, 5 बचेगा, बराबर कितना 1/-15 के है, तो बराबर 5 1 6 बटे के 5u बराबर कितना हो गया 1/-15 के, 1/-15 के, तो इसका गुणा कर दीजिए तिर्यक, यहाँ देखिए 5u बराबर क्या हो जाएगा 15 छक्का 15 छक्का -90 कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचा 4 जीरो, 5 बटे u का मान कितना आ गया -18 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा क्या है वास्तविक प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो मैं आपसे बताया था कि 18 सेंटीमीटर तो ये दूर रखेंगे वस्तु को, लेकिन इसमें क्या है कि v बराबर जो है v बराबर देखिए हमारा कितना है 5u, v बराबर जब 5u आया था तो इसमें क्या करेंगे 5 में u का गुणवा करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बचेगा ये माइनस में है ना -18 है, देखिए u का मान कितना है -18, u का मान -18 बचे 90, ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, स्थिति क्या होगी यहाँ पे स्थिति भी लिख लीजिए, स्थिति प्रतिबिंब दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है
नोट कर लीजिए। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए आभार, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। देखिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, आज आपके लिए लाए हैं हम प्रकाश के अपवर्तन। आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 साइंस पढ़ रहे हैं, भौतिकी विज्ञान, और इसमें पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। आज का जो टॉपिक है, देखिए कई पार्ट में मैंने आपको बताया, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है विज्ञान 2026 10वीं के नाम से, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट में इससे संबंधित जो भी पहले का वीडियो है वो देखकर ही आप पढ़ें प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन है क्या, समझना है इस चीज को। कि सबसे पहली बात, इसको हम छोड़ते हैं डायग्राम को, और यहाँ नीचे देखिए एक ठोस है। ठोस का मतलब आप लोग जानते हैं कि ठोस जब भी होगा सघन होगा, क्योंकि आप कोई भी वस्तु इकट्ठी होकर तब ठोस बनती है। बात समझ रहे हैं। और जब द्रव की बात करेंगे, द्रव जो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, द्रव को विरल बोलते हैं। ठोस सघन होता है, उससे थोड़ा सा विरल द्रव होता है। कुछ लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। द्रव क्या होता है, थोड़ा सा इससे क्या होगा कि विरल होगा, और गैस जो होगा कि ये जो और भी इससे विरल होगा। देखिए, मैं क्या है कि मैं आप लोगों को जैसे किताब में दिया है परिभाषा लिखवा के भी छोड़ सकता हूँ, और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारा। लेकिन मैं सोचता हूँ आपको कुछ स्पेशल दें कि जिससे आप अलग बच्चे दिखें स्कूल में, विद्यालय में, जहाँ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें इसके लिए, इस टॉपिक के लिए, तो आप समझे चीजों को। इसलिए मैं इतना खोज करके तब पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा हमारा साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, और छोटे बच्चे आप लोग हैं नहीं। देखिए, ए जब भी होगा बी से क्या होगा, सघन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं कि ठोस द्रव से सघन होगा, और जब ठोस द्रव से सघन होगा तो द्रव भी तो ठोस से विरल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये इससे ज्यादा सघन है और ये इससे ज्यादा विरल है। बात समझ रहे हैं। अगर हम बी और सी का कंपेयर करें, दुनिया कंपेयर कर रही है एक दूसरे से, तो हम लोग भी कंपेयर करेंगे। बी और सी से अगर कंपेयर करेंगे तो सी जो है अधिक विरल होगा किससे, बी से। बी अधिक सघन होगा किससे, सी से। बात समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सघन है, बी विरल है, अगर ए बी में कंपेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर बीसी में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख दो तुम लोग ए बी में कंपेयर, और यहाँ पे अगर बीसी में कंपेयर करेंगे, बीसी में, तो क्या पाएंगे कि बी ज्यादा सघन होगा किससे, सी से। सी क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अगर हम दोनों की बात करेंगे तो देखिए यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ए ज्यादा सघन है बी और सी से, ठीक है, बी और सी से, है कि नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। एक क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में ये बनता है, यहां पर आ जाइए, तुलना करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना कैसे करते हैं कि अगर वायु के सापेक्ष कांच की तुलना करेंगे, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच की तुलना, तो आप लोग ये समझिएगा कि कांच जो होगा हमारा ठोस होता है, और ठोस क्या होता है, सघन होता है। ठोस क्या होता है, सघन। और वायु विरल होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस दोनों के कंपेयर में कौन सा सघन हुआ, कांच हमारा सघन हुआ, और वायु क्या हो गई, विरल। अब देखिए, जल की अगर हम बात करते हैं, वायु और जल के बीच तुलना करेंगे तो वायु सघन हो जाएगी, वायु क्या हो जाएगी, सघन, और जल क्या हो जाएगा। इसमें क्या था, कौन सा सघन, कांच, और ये क्या था, विरल। ठीक। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि कांच और जल का तुलना कीजिए, जब तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे कि जल क्या होगा, यहाँ पे विरल, जल क्या होगा, कांच क्या होगा, तुलना हो गई।
ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऐसे ही डायग्राम बना के आप अच्छे से लिख लेंगे, इस चीज को समझ लेंगे। अब हम आगे आते हैं, जो टॉपिक है आपकी प्रकाश के अपवर्तन। यहां से कुछ चीजें निकल के आई। देखिए सभी लोग बताते हैं बेटा, मैं पीछे भी बताया आपको कि देखिए ये आपके पास एक अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। अब देखिए ये जो किरण गुजरेगी यहां से, प्रकाश का माध्यम है, तो ये जो किरण आएगी इसको बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे। और ये हमेशा विरल माध्यम में, और ये क्या है, सघन माध्यम में। बात समझ रहे हैं। और अब देखिए जब आपतित किरण आएगी यहाँ पे, तो सीधे न जाकर क्या करेगी, झुक जाएगी, अपने अच्छे से झुक जाएगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अपवर्तित किरण। क्या बोला जाएगा। आप हमेशा जानिए कि जब विरल माध्यम और इधर सघन माध्यम होगा, तो प्रकाश की चाल आपतित किरण से होते हुए अपने अक्ष से क्या करेगी, नीचे झुक जाएगी। यही आपका मेन क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है। दूसरी चीज अब यहां देखना है, सघन ऊपर हो गया, विरल नीचे हो गया। अब यहां से प्रकाश की चाल जो चलेगी यहां से आएगी और यहां आके क्या हो जाएगी बेटा, झुकेगी नहीं, उठ जाएगी। क्या होगी, उठ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और इधर क्या हो जाएगा आपका, अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। ठीक है। जैसे अगर बात कर लिया जाए इस चित्र की, तो देखिए अभिलंब की ओर जा रही है, अभिलंब की ओर जा रही है, प्रकाश की चाल कम हो रही है, प्रकाश की चाल धीरे धीरे क्या हो रही है, झुक रही है, तो कम हो जाएगी। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आई से। मैं बताया था कि नहीं बताया था, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कोण आई, आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगा, कोण आर। इधर अगर हम देखेंगे तो कोण आई ये हो गया, और कोण आर अगर की बात करेंगे तो ये जब फैल रहा है तो इसको पूरा लेंगे, यहाँ पे कोण आर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हम ये भी आपको बताए थे पिछले सेशन में कि कोण आई इधर क्या है, कोण आई बड़ा है किससे, कोण आर से, क्योंकि कोण आर क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, इसलिए ये बड़ा हो जा रहा है। और इधर क्या है, कोण आई बड़ा है किससे, जब प्रकाश की चाल बढ़ रही है तो कोण आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आर है आपका, ये आई से क्या हो जा रहा है, बड़ा। बात समझ रहे हैं। कोण आर क्या है, कोण आई से बड़ा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही होगी, तो नोट कर लीजिए। अब देखिएगा कि परिभाषा को कैसे लिखते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन होता है। मैं बताया था, या तो प्रकाश झुक जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। आपका परीक्षा में एग्जाम में जब पूछेगा कि प्रथम नियम बताइए, तो देखिए प्रथम नियम पर अगर हम बात करेंगे तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे होते हैं इसको हमको जानना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताया कि एक अभिलंब है और ये बीच से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और यहां से आपतित किरण जाएगी, प्रकाश की आपतित किरण, और यहाँ पे जाके क्या होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, कोण आई और कोण आर। ठीक है, और ये अभिलंब है आपका, और ये क्या है, आपतित कोण, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। देखिए अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं है। ठीक है, बस यही समझाना था। आगे
ये जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में क्या होगा कि किन्हीं दो माध्यमों आपतन कोण आई, देखिए ये क्या है, आपतन कोण आई की ज्या, अब कहोगे कि सर ये ज्या क्या है, ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है। अब नियतांक क्या होता है इसके बारे में समझना है। देखिए जब प्रकाश इसको बढ़ा देंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हैं, कोण आई और कोण आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके मान पे, चाहे आप इसको घटा लें, झुका लें, बढ़ा लें, चाहे इसको बढ़ा लें, झुका लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कोण आई अपन कोण आर का जो मान होगा वो नियतांक होगा, एक तो नियत होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 3 मान है तो दोनों का फिक्स है, बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही था कि कितना भी किरण को आप प्रकाश की बढ़ा लो, घटा लो, झुका लो, लेकिन कोण आई और कोण आर क्या होगा, इसका जो भाग होगा कह सकते हैं ये नियतांक। ठीक है, यही देखिए हम दिए हैं, अर्थात साइन आई अपन साइन आर बराबर नियतांक। यह स्नेल का नियम भी है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता एग्जाम में स्नेल का नियम क्या है, तो आप बताओगे कि स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर जो कि नियतांक होता है, ये द्वितीय परिवर्तन का प्रकाश का नियम होता है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, स्नेल का नियम। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, नोट कीजिए। देखिए कांच की स्लैब द्वारा कैसे होता है, कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन। सबसे पहले तो आप लोग कांच की स्लैब क्या होती है, तो देखिए कांच की जो स्लैब होती है बेटा, इसको बोलते हैं गुटका, क्या बोलते हैं, कांच का गुटका, कुछ गुटका खा रहे हैं, खाने वाला गुटका नहीं है, ये कांच का छोटा सा टूटा हुआ गुटका है। कभी देखे होंगे आप लोग कांच की फैक्ट्री में जाना, वहाँ पे छोटे छोटे गुटके रखे होते हैं। कांच कई प्रकार के होते हैं, मैं ये तो मान लो जब कांच पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ पे जो है स्लैब मीन्स कांच का गुटका। देखिए कांच का गुटका हम ले लिए और ये ए है, बी है, सी है और डी, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, और यहाँ से एक आपतित किरण आ रही है और यहाँ पे झुक जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है। लेकिन इसमें बात ये है कि देखिए एक बार ये तो झुकी, फिर यहाँ पे आई, टकराई, और ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है बेटा, अभिलंब, और यहाँ क्या हुआ, फिर जाके निर्गत, मतलब बाहर जो किरण निकलती है उसको निर्गत किरण कहते हैं। ये आपको पता है, आपतित किरण आ रही है तो यहाँ भी अपवर्तित तो हो जा रही है, लेकिन यहाँ दो किरण दो माध्यम से बन के आ रही है, इसलिए इसको आपतित किरण भी बोलेंगे। जब बात होगी कि ये दोनों आपस में जब टकराएंगी, ठीक है, आपस में टकराएंगे, यही मेन इसका जो कह सकते हैं क्यूज था, यही था। ये जब दोनों किरणें, ये तो दो बार, एक बार झुक कर फिर यहाँ से निकल रही है, और ये वाली किरण देखिए आपतित किरण आ रही है यहाँ पे, यहाँ पर भी विलंब हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर किरणें हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर दिखेंगे, बात समझ रहे हो। और इसमें कितना परिवर्तन हुआ, देखिए एक बार तो यहाँ परिवर्तन हुआ और दूसरा बार यहाँ, तो आप कह सकते हो जो कांच का गुटका है उसमें दो बार अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एक बार यहाँ से यहाँ और फिर दूसरी बार यहाँ से यहाँ, दो बार अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो हो, पहली बार है विरल है, फिर विरल से सघन में बदले, फिर कहाँ चले आए, विरल में, तो ये भी दो बार है। तो यही समझना था। आपके लिए होमवर्क एक है कि आप जाइएगा तो घर पे क्या करिएगा कि जैसे जैसे मैं बताया हूँ इस कांच की स्लैब का अपवर्तन बस केवल लिख देना है आपको, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हो तो आप क्या करेंगे, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।